उस शाम की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। राधा अपनी रसोई में थी, पति रवि के लिए चाय बना रही थी। बारिश की हल्की फुहार खिड़की के शीशे से टकरा रही थी। तभी उसका फोन बजा। एक अजनबी नंबर। राधा ने स्लाइड किया। हेलो। दूसरी तरफ सन्नाटा था। फिर एक आदमी की दबी हुई कांपती आवाज सुनाई दी। राधा जी, अगर आपके पास 5 मिनट है तो अपनी बालकनी से नीचे की तरफ देखिए। गली में खड़ी काली कार, उसे देखिए और फिर पुलिस को फोन कीजिएगा। कॉल कट गई। राधा का दिल धक से रह गया। वह चाय का पतीला छोड़कर बालकनी की तरफ भागी। नीचे गली में सामने वाले पार्क के पास सचमुच एक काली कार खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स ऑन थीं, इंजन चल रहा था। पार्क की ओर उजले स्ट्रीट लाइट के नीचे वह कार अजीब सी लग रही थी। राधा ने पास जाकर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत पुलिस को डायल किया। 10 मिनट में पुलिस आ गई। 2 सिपाही कार के पास गए। ड्राइवर सीट पर एक आदमी सिर झुकाए बैठा था। सिपाही ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। उन्होंने दरवाजा खोला। वह आदमी मर चुका था। गोली का घाव सीधे सिर में था। गाड़ी की सीटें खून से लथपथ थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी गोद में एक खुला हुआ लाल रंग का डायरी कॉपी रखा हुआ था। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। राधा, तुम अगली हो। राधा को जब यह बताया गया तो वह बेहोश होते होते बची। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वह एक साधारण गृहिणी थी जो अपने पति और 12 साल के बेटे के साथ शांति से जीवन बसर कर रही थी। उसके नाम की धमकी क्यों? इंस्पेक्टर राजेश कुमार, जो इस मामले की जांच संभाल रहे थे, ने राधा से पूछताछ की। आप मृतक को पहचानती हैं? पुलिस स्टेशन में लाश की तस्वीर राधा के सामने रखी गई। उसने चेहरा देखा। 50-52 साल का आदमी, साधारण चेहरा। राधा ने सिर हिलाया। नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती, कभी नहीं देखा। आपके पति से किसी की कोई दुश्मनी तो नहीं? आप खुद किसी से उलझी तो नहीं थी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इंस्पेक्टर ने उस अजनबी नंबर का पता लगाया। वह एक प्रीपेड सिम थी जो 1 सप्ताह पहले ही बिकी थी और अब एकत्रित नहीं हो पा रही थी। मृतक की पहचान हुई। नाम था सतीश मेहता, एक छोटा मोटा बीमा एजेंट। उसकी विधवा पत्नी ने बताया कि वह शाम को कह रहा था कि उसे एक जरूरी मीटिंग पर जाना है, वह जल्दी लौट आएगा। उस डायरी को गहराई से जांचा गया। उसमें सिर्फ एक ही पन्ने पर लिखा था, बाकी सभी पन्ने खाली थे। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने बताया कि लिखावट जानबूझकर बदली हुई थी। स्याही और कागज सामान्य बाजार का था। राधा को सुरक्षा दी गई। उसके घर के बाहर एक गाड़ी तैनात कर दी गई। उसका पति रवि, जो एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था, बेहद परेशान था। उसका बेटा आदित्य, जो इस उम्र में सब कुछ समझने लगा था, डरा हुआ था। पूरे मोहल्ले में खलबली मच गई। 3 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। राधा सुरक्षित थी। पुलिस को लगने लगा कि शायद यह सिर्फ एक धमकी थी, वास्तविक खतरा नहीं। इंस्पेक्टर राजेश फिर भी सतर्क थे। उन्होंने राधा के पति रवि के बैकग्राउंड की जांच शुरू की। शाम को 6 बजे का वक्त था। राधा ने आदित्य को ट्यूशन छोड़ने के लिए तैयार किया। आमतौर पर रवि छोड़ने जाता था, लेकिन आज उसे ऑफिस में देर हो रही थी। राधा ने सोचा वह खुद ही छोड़ आएगी। सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल ने कहा, मैं आपके साथ चलता हूं मैडम। गाड़ी में बैठकर वे ट्यूशन की तरफ निकले। रास्ता शांत था। ट्यूशन से 10 मिनट पहले एक सुनसान मोड़ पर अचानक एक बाइक सामने से तेजी से आकर उनकी गाड़ी के सामने आ गई। कांस्टेबल ने ब्रेक मारे। उसी पल पीछे से एक और बाइक आई और गाड़ी के पिछले शीशे पर कुछ फेंका। एक तेज आवाज हुई और शीशा चकनाचूर हो गया। राधा चीखी। आदित्य डर कर उससे लिपट गया। दोनों बाइक वाले तेजी से भाग निकले। कांस्टेबल ने पीछा किया, लेकिन वे गलियों में गुम हो गए। गाड़ी के पिछली सीट पर एक पत्थर पड़ा था और उसके साथ एक लिफाफा बंधा हुआ था। लिफाफे के ऊपर लिखा था, राधा के लिए। कांस्टेबल ने लिफाफा हाथ नहीं लगाया। उसने इंस्पेक्टर राजेश को बुलाया। फॉरेंसिक टीम आई। लिफाफे के अंदर एक पुरानी जर्जर तस्वीर थी। तस्वीर में लगभग 20 साल पहले की एक युवती थी जो एक कॉलेज की सीढ़ियों पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके पीछे एक लड़का था जिसका चेहरा काट दिया गया था। तस्वीर के पीछे लिखा था, तुम भूल गई लेकिन किसी ने नहीं भुलाया।
इंस्पेक्टर राजेश ने तस्वीर राधा को दिखाई। राधा ने तस्वीर देखते ही सांसें तेज कर लीं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये मैं हूं, ये मेरी कॉलेज की फोटो है, लेकिन यह लड़का कौन है? आपको याद नहीं आ रहा? नहीं, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है सर। मैंने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की। फिर यह तस्वीर क्यों भेजी गई है? क्या आपके पास कोई पुराना दुश्मन है जिसे आप भूल चुकी हैं? राधा ने माथा पकड़ लिया। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वह तनाव में थी। इंस्पेक्टर ने तस्वीर फॉरेंसिक को दी ताकि जांच हो सके कि लड़के का चेहरा किसने काटा। शायद उंगलियों के निशान मिल जाए। उस रात राधा सो नहीं पाई। उसकी नींद में बार बार वही कटा हुआ चेहरा आता। सुबह जब उठी तो उसने फैसला किया कि वह खुद ही अपने अतीत में झांकेगी। उसने अपने पुराने एल्बम निकाले, कॉलेज की तस्वीरें देखने लगी और फिर उसे एक तस्वीर मिली। वही कॉलेज की सीढ़ियां, वही पोज, लेकिन उस तस्वीर में पीछे जो लड़का था उसका चेहरा साफ था। वह लड़का था अनिल वर्मा। एक झटके में सब कुछ याद आ गया। 20 साल पहले का वह प्रेम प्रसंग जो इतना छोटा और मामूली था कि राधा ने उसे जिंदगी के पन्नों में दबा दिया था। अनिल उसका कॉलेज में सीनियर था। उसने राधा को पसंद किया था, लेकिन राधा ने उसकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। वह सिर्फ एक दोस्त था। कॉलेज खत्म होते होते सब भूल गए। आज तक कोई संपर्क नहीं रहा। क्या अनिल इतनी देर से बदला ले रहा था? यह कैसे संभव था? राधा ने तुरंत इंस्पेक्टर राजेश को फोन किया और अनिल का नाम बताया। पुलिस ने खोजबीन की। अनिल वर्मा अब एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट था। शहर के बाहरी इलाके में रहता था। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। इंस्पेक्टर राजेश ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। अनिल वर्मा एक शांत, सभ्य व्यक्ति लग रहा था। उसने पूछताछ में कहा, हां, मैं राधा को जानता हूं। हम कॉलेज में दोस्त थे, लेकिन पिछले 15 साल से कोई संपर्क नहीं है। मुझे नहीं पता यह सब क्या है। क्या आप राधा से नाराज थे? क्या आपको लगता था कि उसने आपके साथ धोखा किया? अनिल हंसा। इंस्पेक्टर साहब, वह बचपन की बातें थीं। मैं अब शादीशुदा हूं, 2 बच्चों का पिता हूं। मैं ऐसी बातों के लिए किसी को मारने की साजिश नहीं रचूंगा। यह बेतुका है। उसकी आलिबी चेक हुई। जिस दिन सतीश मेहता की हत्या हुई थी, अनिल अपने ऑफिस में था। उसके कई सहकर्मी इस बात की पुष्टि कर सकते थे। और जिस दिन राधा की गाड़ी पर हमला हुआ, अनिल अपने परिवार के साथ शॉपिंग मॉल में था। सीसीटीवी फुटेज था, वह साफ था। तो फिर यह सब कौन कर रहा था? कौन था जो राधा को निशाना बना रहा था और उसके पिछले राज जानता था? इंस्पेक्टर राजेश ने राधा से फिर बात की। आपको और कुछ याद आ रहा है? कोई और व्यक्ति जिससे आपकी दुश्मनी रही हो? शायद अनिल कोई दूसरा नाम बता रहा हो। राधा ने सोचा, लेकिन उसे कुछ नहीं सूझा। वह थक चुकी थी, डरी हुई थी। उस रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक नया मैसेज, एक अजनबी नंबर से। मैसेज में लिखा था, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है राधा, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। कल सुबह 10 बजे तुम्हारे पुराने कॉलेज के मेन गेट पर आओ। अकेली? नहीं तो तुम्हारा बेटा स्कूल से वापस नहीं लौटेगा। राधा की सांसें उखड़ गईं। वह इंस्पेक्टर राजेश को फोन करने ही वाली थी कि एक और मैसेज आया। पुलिस को बताया तो आदित्य का अगला पीरियड ही आखिरी होगा। हम उसे देख रहे हैं। राधा के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। उसका बेटा, उसकी जान से बढ़कर। उसने फैसला किया, वह जाएगी अकेली कॉलेज गेट पर और देखेगी कि आखिर यह सब कौन है जो उसके पीछे पड़ा है। लेकिन राधा ने एक चाल चली। उसने अपने पति रवि को एक नोट लिखकर अलमारी में छुपा दिया, जिसमें सब कुछ बता दिया। अगर वह वापस नहीं लौटी तो रवि नोट पढ़ लेगा और पुलिस को बता देगा। सुबह 9 बजे राधा ने आदित्य को स्कूल छोड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। उसने बेटे को जोर से गले लगाया। मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है आदि, हमेशा याद रखना। मम्मा तुम ठीक तो हो? आदित्य ने पूछा। बिल्कुल ठीक हूं बेटा, जाओ, देर हो रही है। राधा सीधे कॉलेज गेट की तरफ निकल पड़ी। उसने पुलिस को नहीं बताया, न ही अपनी सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल को। वह एक ऑटो लेकर चल दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
वह खतरे में खुद को झोंक रही थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। कॉलेज का मेन गेट सामने था। यहां सब कुछ बदल चुका था, नई इमारतें, नए रंग, लेकिन वह गेट वहीं था। राधा ने घड़ी देखी, 10 बजने में 5 मिनट थे। वह सामने खड़ी हो गई, आसपास देखने लगी। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थीं, कुछ छात्र छात्राएं जा रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी उसका फोन बजा। हेलो, तुम आ गई? अच्छा किया। अब गेट के बाईं तरफ वाली पुरानी लाइब्रेरी की इमारत देख रही हो? उसकी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ो, तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 305, वहां आओ, अकेली। कॉल कट गई। राधा ने लाइब्रेरी की तरफ देखा। वह पुरानी इमारत अब खंडहर हो चुकी थी, नई लाइब्रेरी बन गई थी। पुरानी इमारत का इस्तेमाल अब स्टोर रूम के तौर पर होता था। राधा ने हौसला बढ़ाया और उस इमारत की तरफ चल पड़ी। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा और धूल थी। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी। उसकी हर सांस के साथ दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने कमरा नंबर 305 देखा। दरवाजा बंद था। उसने धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पड़ी थी। उस पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। राधा ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने टेप रिकॉर्डर को छुआ। उस पर एक पोस्ट इट नोट चिपका था। प्ले करो। उसने झिझकते हुए प्ले बटन दबाया। टेप रिकॉर्डर से एक आवाज गूंजी, एक महिला की आवाज जो रोते रोते बोल रही थी, राधा, तुम्हें मुझे याद नहीं आया? मैं प्रिया शर्मा। राधा का मन दहल गया। प्रिया शर्मा, वह नाम उसे कहीं से परिचित लग रहा था, लेकिन वह याद नहीं कर पा रही थी। आवाज रोते हुए आगे बोली, 20 साल पहले इसी कॉलेज में तुम और मैं दोस्त थीं, और एक लड़का था, विकास मेहता। यह नाम सुनते ही राधा की आंखें फैल गईं। वह याद आ गया। विकास, वह लड़का जो प्रिया का बॉयफ्रेंड था और जिसे राधा ने भी पसंद किया था। एक छोटी सी प्रतिस्पर्धा, एक छोटा सा झगड़ा, लेकिन यह सब इतना मामूली था। आवाज तड़पती हुई बोली, तुमने उसे मुझसे छीन लिया, तुमने उसे बहका लिया, और फिर जब उसे तुम्हारी परवाह नहीं रही तो तुमने उसे ठुकरा दिया। उसने आत्महत्या कर ली राधा, इसी कमरे में रस्सी लगाकर, क्योंकि तुमने उसका दिल तोड़ दिया था।